नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है और राष्ट्रपति को किनारे करके इस ड्रीम प्रोजेक्ट का मोदी जी खुद उद्घाटन करने जा रहे हैं 28 मई को। लेकिन जो कहानी है वो 28 मई के बाद शुरू होने जा रही है, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि इस इमारत में मोदी जी को पहली हार का सामना न करना पड़ जाए, इसी ड्रीम प्रोजेक्ट में ड्रीम ना टूट जाए मोदी जी की। और ये बात मैं 2024 को लेकर नहीं कर रहा हूँ, मैं बात इसी 2023 की कर रहा हूँ, क्योंकि 2 महीने के बाद इसी इमारत में, इसी नई संसद में मॉनसून सत्र होने जा रहा है। और इसी सत्र में एक ऐसा इम्तिहान है जहां पर सरकार और विपक्ष का, आप कह सकते हैं, ताकत का इम्तिहान होगा। एक ऐसी ताकत का इम्तिहान जो 9 साल में अब तक मोदी सरकार ने नहीं दिया है। और ये भी चर्चा है कि इस इम्तिहान में मोदी हार भी सकते हैं, और अगर मोदी हारे तो फिर उल्टी गिनती यहीं से शुरू हो सकती है। सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर राज्यसभा में समूचा विपक्ष, सारा अपोजिशन, सारे अपोजिशन लीडर्स, पार्टीज सब एक हो जाएं तो मोदी जी को सबक सिखाया जा सकता है। और नीतीश कुमार जो केजरीवाल के बगल में खड़े हैं, वो केजरीवाल की हर बात की तस्दीक कर रहे, मोहर लगा रहे, और नीतीश कह रहे हैं कि हम सारे विपक्ष को एक करेंगे और उम्मीद है कि इसी नई संसद में, इसी नई इमारत में मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में इस बार मोदी की ड्रीम्स को तोड़ देंगे। ऐसा नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं। अब ये जो दावे हैं किस बात को लेकर है, मुझे लगता है दोस्तों चंद सेकंड आप दीजिए, इन पूरे मामले को समझ लीजिए कि आखिर मामला क्या है, किस मामले को लेकर मोदी को चुनौती दी जा रही है और मोदी और शाह बैकफुट पर है। वो मामला क्या है, चंद सेकंड लगेंगे, फिर मैं बड़े खुलासे की तरफ बढ़ूंगा कि क्या अपनी बनाई हुई संसद में मोदी को इन 9 साल में पहली बार हार का सामना करना पड़ेगा। बहुत आसानी से मैं ये आपको मसला बताने जा रहा हूँ कि मसला आखिर है क्या, जहाँ हार और जीत की बात हो रही है मोदी की, और मोदी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले फैसला दिया था कि दिल्ली सरकार को अधिकार है कि वो अपने अफसरों के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग खुद करे, और मोदी की सरकार या अमित शाह का गृह मंत्रालय उसमें टांग नहीं अड़ाएगा। ये फैसला दे दिया गया। अब मोदी जी और अमित शाह को बहुत इससे, आप कह सकते हैं, बेचैनी भी हुई, और कहीं ना कहीं उनको लगा कि केजरीवाल ताकतवर हो जाएंगे दिल्ली में, लिहाजा रातों रात वो एक ऑर्डिनेंस लिया है, और ऑर्डिनेंस में उन्होंने जो ताकत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को, ताकत छीन ली। उन्होंने ऑक्सीजन ही खींच लिया सिलेंडर से सरकार के। और उसके बाद अब ये जो ऑर्डिनेंस है, आने वाले मानसून सत्र में इसका बिल होगा, विधेयक बनेगा, और वो विधेयक दोनों हाउस से पास होना है, लोकसभा से, राज्यसभा से। लोकसभा में तो प्रचंड बहुमत है मोदी जी के पास, लेकिन राज्यसभा में नहीं है। जो अपर हाउस है वहाँ पर बीजेपी का गणित साथ नहीं दे रही, और वहीं पर दांव खेलने जा रहे हैं केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी मन बना रहे हैं। कांग्रेस भी दांव खेलेगी, क्योंकि आज की तारीख में हर विपक्षी पार्टी वो मौका ढूंढ रही है जहां इस गुजरात लॉबी को सबक सिखाया जा सके। तो ये पूरा मामला था। अब देखते हैं कि राज्यसभा को लेकर केजरीवाल और नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, समूचा विपक्ष इतना उत्साहित क्यों है, गिनती क्या कहती है राज्यसभा की। अब दोस्तों, मोदी जी ने 2014 में और 2019 2 इलेक्शंस जो उन्होंने लोकसभा के लड़े, दोनों ही इलेक्शन में वो कामयाब हुए। उन्होंने प्रचंड बहुमत बीजेपी के लिए हासिल किया, और आज की तारीख में लोकसभा में उनकी जो स्थिति बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जो अपर हाउस है, जो राज्यसभा है, वहाँ अभी भी बीजेपी की स्थिति मजबूत नहीं। और अगर आप ये ग्राफिक्स देखेंगे तो 245 के हाउस राज्यसभा में अभी भी सरकार के पास, एनडीए के पास 110 संख्या है, बीजेपी के पास 93 सदस्य हैं। यानी कुल मिलाकर आज भी राज्यसभा में बहुमत नहीं है
मोदी जी के पास। और अगर आप अपोजिशन देखें तो अपोजिशन के पास 128 मेंबर्स हैं, यानी अपोजिशन 128 और मोदी जी का एनडीए 110। और इस 128 में अगर आप देखें यूपी यानी कांग्रेस का जो धड़ा है उसमें 64 है, जिसमें कांग्रेस के 31, डीएमके दूसरी बड़ी पार्टी 10, आरजेडी 6, जेडीयू 5 और भी कई पार्टियां हैं। और बाकी जो पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ नहीं लेकिन अपोजिशन में है, उसमें टीएमसी 12, आम आदमी पार्टी 10 सीटें, और बीजेडी और वाईएसआरपी यानी जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है आंध्र प्रदेश की, उनके पास 9 सीटें हैं। फिर तेलंगाना वाली पार्टी जो बीआरएस है, केसीआर की 7, सीपीआईएम 5, समाजवादी पार्टी 3, सीपीआई 2, बीएसपी, लंबी लिस्ट है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि राज्यसभा में अभी भी मोदी जी के पास ताकत नहीं है। और अक्सर वो सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स और किसी का कान उमेट के या कहीं पर थोड़ी सी धमकी दे के कहीं ना कहीं वो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं विपक्ष की, वो उनका साथ दे जाती हैं और बिल पास हो जाता है। यानी जब संख्या बल की ज़रूरत होती है तो सीबीआई और ईडी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं संख्या का बंदोबस्त कर देती है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा पेचीदा है क्योंकि इलेक्शन भी पास हैं और दिल्ली में जो मोदी सरकार ने किया है उस मामले से या उस हरकत से समूचा विपक्ष डरा हुआ है, घबराया हुआ है। इसलिए हो सकता है कि सारा विपक्ष एक हो जाए और मोदी जी इसी नई इमारत में जिसका उद्घाटन किया है 2 महीने बाद उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़े। अब आज कलकत्ता में ममता बनर्जी और केजरीवाल की बड़ी कामयाब मुलाकात हुई और ममता बनर्जी ने कहा कि चाहे कुछ हो जाए, वो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो नवीन पटनायक हों उड़ीसा में, या फिर जगन मोहन रेड्डी हों आंध्र प्रदेश में, या फिर स्टालिन हों, या फिर केसीआर हों हैदराबाद में, सबसे बात करेंगी। और कांग्रेस से भी ममता बनर्जी परहेज़ नहीं कर रहे और केजरीवाल भी तैयार हैं कांग्रेस के आगे झुकने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैसेज मोदी को देना है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए तो ये सर्वाइवल का क्वेश्चन है कि अगर ऑर्डिनेंस पास हो गया विधेयक के तौर पे, तो हो सकता है कि केजरीवाल की जितनी ताकत है दिल्ली से, सारी की सारी ताकत अमित शाह छीन ले। इसलिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। और ममता बनर्जी ने आज फिर कहा कि चाहे कुछ हो जाए, वो नवीन पटनायक से भी बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी से भी बात करेंगे, सबको साथ जोड़ेंगे। आंध्र प्रदेश बोलो, आप चेन्नई बोलो, आप उड़ीसा बोलो, आप बिहार बोलो, आप झारखंड बोलो, हर जगह हम लोग एक साथ हैं। अब दोस्तों हर नेता, विपक्ष का हर नेता, वो नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्हीं दो के चक्कर क्यों काट रहा है? दरअसल उसकी वजह यह है कि ये दोनों लोग अभी तक ना कांग्रेस के साथ है ना अपोजिशन के किसी तीसरे मोर्चे में, और कहीं ना कहीं ये दोनों नेता जो हैं, ये दोनों मुख्यमंत्री जो हैं, अपने अपने राज्यों तक सीमित हैं और पिछली खिड़की से ये मोदी जी के भी साथ हैं। अब ममता बनर्जी चाहती हैं, या शरद पवार चाहते हैं, या केसीआर चाहते हैं, या मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं नवीन पटनायक, अब आखिरी साल है चुनाव का, अब कम से कम वो अपना स्टैंस बदलें और स्टैंस बदल के वो विपक्ष के साथ आ जाएं। क्योंकि मोदी अगर जीता तो उल्टी गिनती फिर जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक की भी शुरू होगी। तो ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है। और उधर मोदी जी ने भी हाल में ही नवीन पटनायक से मुलाकात की। उनको भी पता है कि अगर नवीन पटनायक को छोड़ा तो फिर राज्यसभा में शिकस्त मिल सकती, क्योंकि अगर आप संख्या बल देखें, ये जो अदर 64 है, इसमें बीजेडी के पास 9 है और वाईएसआर जो पार्टी है उसके पास 9 है। ये जो 9 है यानी 18, इन्हीं की ज़रूरत बीजेपी की भी है और इसी संख्या की ज़रूरत अपोजिशन को भी है कि ये छिटके ना, क्योंकि अगर ये छिटकते हैं तो फिर 128 से अपोजिशन नीचे आ जाती है और 110 से आप कह सकते हैं कि मोदी जी फिर 128 हो जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो नज़रें हैं, निगाहें हैं, या हार जीत जो तय करेंगे वो ये दो लोग तय करेंगे। और विपक्ष इस बार इन दोनों को कहीं ना कहीं संविधान की दुहाई देके, लोकतंत्र की दुहाई देके, तानाशाही की बात करके, डिक्टेटरशिप की बात करके, देश के सामने सब कुछ क्लियर कट बोलकर नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी को अपने साथ लेना चाहती। और हो सकता है कि चुनाव के आखिरी साल में अगर नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी अगर ये विपक्ष के साथ आ गए तो मान लीजिए कि मोदी और अमित शाह, ये जो गुजरात लॉबी है,
इसका खेल फिर शुरू हो जाएगा। अब इधर केजरीवाल देश की यात्रा पे निकल चुके हैं, उधर नीतीश कुमार देश की यात्रा पे निकल चुके हैं, राहुल गांधी भी देश की यात्रा पर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी देश की यात्रा में, ममता बनर्जी भी कह रहे हैं कि वो जाएंगी, उड़ीसा जाएंगी, आंध्र प्रदेश जाएंगी, वो भी बात करेंगी। और मोदी जी विदेश में हैं और मोदी जी के पैर छुए जा रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री उनके पैर छू रहा है तो कोई उनसे ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई उनको बॉस कह रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मोदी जी तो बॉस हैं और तालियां बज रही हैं। लेकिन इन तालियों के पीछे का जो दृश्य है उसे मोदी जी थोड़ा बेचैन तो हैं, क्योंकि जब घर लौटेंगे तो फिर वो मुसीबतों का जो पहाड़ है, वो जो कर्नाटक की हार आप कह लीजिए, वो हिमाचल की जो हार कह लीजिए, बाई इलेक्शंस की जो हार कह लीजिए, या जिस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो चुनाव होने हैं वहाँ बीजेपी फंसी हुई है, उसको लेकर बेचैनी तो है। और सबसे बड़ी बेचैनी ये है कि जो केजरीवाल और नीतीश कुमार ने मिलकर ये जो राज्यसभा का खेल शुरू कर दिया है, कहीं इसी राज्यसभा में, इसी संसद में अगर मोदी जी हार गए तो मुझे लगता है फाइनल से पहले ही ये सुपर फाइनल हो जाएगा 2023 में, और ये तय कर देगा कि आगे क्या होने जा रहा है। अगर राज्यसभा में ये बिल गिर गया, यकीन मानिए दोस्तों, इबारत एकदम साफ है दीवार पे, द टाइम हैज कम, मोदी जी का समय अब शुरू। अब दोस्तों इतिहास गवाह है कि कई राजाओं ने अपने लिए भव्य महल बनाया, लेकिन महल बनने के बाद राजा वहां रह नहीं पाया। हिंदुस्तान में भी आपको ऐसी बहुत सी मिसालें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की मिसाल देख लीजिए, अखिलेश यादव ने एक बड़ा चमचमाता हुआ, बड़ा भव्य सचिवालय बनाया था, लेकिन उसमें रहने लगे या काम करने लगे या गद्दी मिल गई वहाँ पर योगी आदित्यनाथ को। तो क्या ये जो नई संसद बन रही है हमारे आपके टैक्स के पैसे से, और बड़ी भव्य जिसे बताया जा रहा है, और मोदी जी राष्ट्रपति को किनारे करके खुद उद्घाटन करने जा रहे हैं, बड़ी कंट्रोवर्सी है जिसे लेकर, क्या इस ड्रीम प्रोजेक्ट में जो बनकर तैयार हो गया है, क्या मोदी जी इस संसद में 2024 में फिर से शपथ लेंगे? क्या फिर से वो लीडर ऑफ द हाउस होंगे? क्या फिर से वो प्रधानमंत्री होंगे? ये देखना होगा। और मुझे लगता है कि आज के वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये विधेयक, ये बिल राज्यसभा में गिरता है तो एक चीज़ तय है कि देश की समूची विपक्ष ने, सबने ये तो जान लिया है कि अगर ये शख्स 2024 के बाद तीसरी बार शपथ लेता है फिर वो असाधारण समय होगा। ये सब लोग समझ रहे हैं, और इसलिए शायद धीरे धीरे हिम्मत करके सीबीआई और ईडी के डर से बाहर निकलकर नेता एकजुट हो रहे हैं। देखते हैं क्या होगा मॉनसून सत्र में। पहले मोदी जी को उद्घाटन तो करने दीजिए 28 तारीख को, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं आपके सामने उस तरह से लाऊं जिस तरह से गोदी मीडिया छुपाती है, मैं उसी के ठीक उल्टे उस सच को सामने लाऊं जिसको दबाया जा रहा है। तो ये आज का वीडियो था, और मुझे लगता है कि ये जो कश्मकश है 2023 का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, अगर कहीं ये सारे राज्य मोदी जी के हाथ से निकल गए और इधर विधेयक भी गिर गया राज्यसभा में, तो फिर होगा क्या? इसीलिए देखते रहिए इस चैनल को, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए इसे सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन अगर आपने क्लिक नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।